इस शरीर को एक मशीन बना देते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालें, जीवन में जो थोड़ी थोड़ी खुशियां हैं उसका आनंद उठाएं, क्योंकि आप भी जानते हैं जीवन एक बार मिला है जीने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और आज के कार्यक्रम के पहले सेगमेंट की ओर चलते हैं, जहां हम बात करते हैं अनमोल वचन के बारे में। ये अनमोल वचन हम उन महापुरुषों का लेते हैं जो जिनके वाणी हमें प्रेरणा देती है। तो आज का अनमोल वचन हमने लिया है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कथन से। वे कहते हैं कि एक विनम्रता से बहुत सारी चीज़ें हिलाई जा सकती है। आप विनम्र होकर पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। नज़र डालते हैं आज के अनमोल वचन पर। महात्मा गांधी ने कहा था, एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। दरअसल आज के जो हमारे मेहमान हैं वो NIOS क्षेत्रीय केंद्र पटना के संयुक्त निदेशक हैं। आप हैं कन्हैयालाल गुप्ता। सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। शुरुआत इस तरह से करता हूं कि चूँकि सर आप एक शिक्षक रहे हैं, अभी आप एक संयुक्त निदेशक हैं, तो मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को अपनी इस यात्रा के बारे में। 1992 में 1992 में नवोदय विद्यालय समिति में एक TGT मैथ्स के रूप में कार्य सेवाएं प्रारंभ की और लगभग 7 साल TGT रहने के बाद 1999 में मेरी पदोन्नति हुई केमिस्ट्री PGT केमिस्ट्री में। 2 साल PGT के रूप में काम करने के बाद में मुझे एक अवसर मिला कि एक निजी विद्यालय CBSE एफिलिएटेड स्कूल में प्रिंसिपल पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया मैंने, और वहाँ पर सौभाग्य से मेरे को चयन हुआ। हालांकि परिवार का प्रतिरोध काफ़ी था, पर फिर भी मैंने वो जीवन में वो लिया कि एक सरकारी नौकरी छोड़ के और प्राइवेट स्कूल में चला गया प्रिंसिपल बनने के लिए, माउंट आबू के आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ में। और वहाँ पर लगभग 5 वर्ष सेवाएं करने के बाद पुनः नवोदय विद्यालय समिति में ही जो नवोदय विद्यालय हैं उसमें पुनः डायरेक्ट सिलेक्शन के माध्यम से मुझे प्रधानाचार्य बनने का अवसर मिला। और फिर 2006 में नवोदय विद्यालय में प्रधानाचार्य और 2010 में NIOS के अंदर जो भर्ती निकली उसमें उपनिदेशक प्रशासनिक के पद पर मेरा चयन हुआ। और वहाँ 2010 में मैंने गुवाहाटी जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है वहाँ पर क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया। और वहाँ से 2.5 साल वहाँ करने के बाद लगभग 2 साल पुणे, फिर लगभग 6 साल जयपुर, और गत 1.5 वर्ष से यहाँ पटना में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में काम कर रहा हूँ। सर, ये बात चूँकि जब हम बात ये करते हैं कि CBSE जिसको हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, या स्टेट बोर्ड जो शैक्षणिक बोर्ड है, इन बोर्ड के बारे में सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब बात होती है NIOS जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कहते हैं, तो बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप NIOS के बारे में हमारे दर्शकों के बताएं कि यह किस तरह काम करता है, किन लोगों के लिए काम करता है और क्या योगदान दे रहा है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का मुख्यालय नोएडा दिल्ली में है, NCR में है। 1979 में CBSE ने एक पायलट प्रोजेक्ट के फॉर्म में नेशनल ओपन स्कूल एक प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया और ध्यान ये रखा कि हमें उन लोगों के लिए शिक्षा का अवसर किस तरह से प्रदान कर सकते हैं जो विधिवत स्कूल में आकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं और पढ़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अवसर कैसे मिले। नहीं आने के बहुत कारण हैं। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है, जहाँ पर कभी जेंडर के कारण, कभी लिंग भेद के कारण, कभी आर्थिक असमानता के कारण, कभी दूर दराज के क्षेत्रों के कारण, कभी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण हम नहीं कर पाते। ऐसे सभी को प्रारंभ करने के लिए 1979 में इसको नेशनल ओपन स्कूल के रूप में शुरू किया और 1989 में इसको भारत सरकार ने
एक फुल फ्लेजेड बोर्ड, जैसे CBSE है, जैसे ICSE है, वैसे NIOS जो है उसको नेशनल ओपन स्कूल के रूप में इसको मान्यता दी और इसको ये पावर दी है कि आप और बोर्ड की तरह परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं और सर्टिफाई कर सकते हैं। कोई छात्र या छात्राएं अगर NIOS में नामांकन लेना चाहता है तो वो किस तरह नामांकन ले सकता है? क्या वो आपके जो केंद्र है वहाँ जाके आप नामांकन ले सकता है या कोई और प्रक्रिया है? साथ ही मैं यह भी जानना चाहूँगा कि आप किस किस तरह के पाठ्यक्रम चलाते हैं? जहाँ हम बात कर रहे थे 1991 में इसको भारत सरकार द्वारा दर्जा दे दिया और 2003 में इसका पुनः नामकरण किया। और ये था कि पहले लोग पूछते थे कि ये NOS है तो स्कूल कहाँ है, नेशनल ओपन स्कूल है तो कौन सा स्कूल है। एक्चुअली ये स्कूल तो था नहीं, ये बोर्ड था और इसीलिए इसका नाम रखा गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। स्कूलिंग के 2 कंपोनेंट हमने बताते हैं कि पढ़ाई कैसे होगी और परीक्षा कौन लेगा। परीक्षा पढ़ाने का काम स्कूलों का रहता है और परीक्षा लेने का काम बोर्ड का रहता है। NIOS में चूंकि दोनों काम होते हैं इसलिए इसका नाम रखा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी स्कूलिंग की सारी एक्टिविटीज़ यहाँ हो। जहाँ तक प्रवेश की बात है, प्रवेश के लिए ये है कि आजकल हमने लगभग पिछले 5-6 वर्षों से हमने सारा जो किया है वो ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी। NIOS की वेबसाइट है sdmis.nios.ac.in, उसके ऊपर जाके आप अपना ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, उसके लिए आप चाहें तो साइबर कैफ़े पे जा सकते हैं, कंप्यूटर चाहिए और आप अपना काम प्रारंभ कर सकते हैं। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि आपके यहाँ जितने भी एडमिशन लेने की प्रक्रिया है वो पूरा ऑनलाइन है? पूरी तरह से ऑनलाइन है, ऑफलाइन कोई भी चीज़ नहीं? ऑफलाइन नहीं है। और NIOS के अंदर जो पढ़न पाठन की जो प्रक्रिया चलती है वो चलती है अध्ययन केंद्रों का एक पूरा नेटवर्क है पूरे देश के अंदर। अगर देश की बात करें तो लगभग 7,000 अध्ययन केंद्र हैं और अगर हम बिहार की बात करें तो लगभग 250 अध्ययन केंद्र हैं 38 जिलों के अंदर, जिनके माध्यम से हम स्टूडेंट एडमिशन लेने के बाद हर एक ज़िले के अंदर लगभग 5 से 10 अध्ययन केंद्र हैं। तो जो उनकी अप्रोच में जो सबसे नज़दीक होता है उसको वो प्रेफरेंस दे देंगे। जब अपना प्रवेश लेंगे, नामांकन करेंगे, उस समय उस जिले की लिस्ट आ जाएगी। जैसे ही वो जिले का नाम डालते हैं, जिले के बारे में बोलेंगे तो उस जिले के 5, 6, 7 जितने भी अध्ययन केंद्र हैं वो जो अपने नज़दीकतम अध्ययन केंद्र को चयन कर सकता है। और वैसे तो हम 3 चॉइसेस मांगते हैं भाई, पहली में मान लो सीट भर जाए तो दूसरा उसका चॉइस क्या है, दूसरा हो जाए तो तीसरा क्या है। पर सामान्यतः ऐसी प्रक्रिया है कि लगभग जो चॉइस दिया है उसके अंदर, क्योंकि सीटों की संख्या इतनी है कि उसके हिसाब से जो चाहता है वो अध्ययन केंद्र उसको मिल जाता है। वहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे उसका एडमिशन हुआ, फीस भी ऑनलाइन ही पे होगी, उसके डॉक्यूमेंट भी ऑनलाइन पे होंगे। और जहाँ जब हम बात कर रहे थे NIOS के पाठ्यक्रमों की, तो हम एकेडमिक की बात करते हैं तो 3 तरह के पाठ्यक्रम हैं। एक है ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें हम कक्षा 8 तक की बात करते हैं। फिर है सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, यानी 10वीं और 12वीं। और तीसरा होता है वोकेशनल पाठ्यक्रम, यानी स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, स्किल से रिलेटेड चीज़ें उसमें पढ़ेंगे। और उसमें भी लगभग 100 से अधिक कोर्सेज हैं। तो 6 महीने की अवधि से लेकर लगभग 2 साल की अवधि तक के हैं। 6 महीने के हैं, 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, इस तरह के कोर्सेज। और जो जीवन के हर एक क्षेत्र से हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, चाहे कंप्यूटर का है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, हर एक सेक्टर के अंदर वो हेल्थ एंड पैरामेडिकल है, हर एक से रिलेटेड कोर्सेज हैं। और जो मैं आपसे आप बता भी रहे थे उसको आप जारी रखें। और एक साथ में मेरा सवाल आपसे ये है कि वोकेशनल कोर्स की आजकल बहुत डिमांड है, तो NIOS किस तरह के वोकेशनल कोर्स चलाता है? जहाँ हम बात कर रहे थे कि NIOS 3 तरह से काम करता है। ओपन बेसिक एजुकेशन, जिसमें हमने लेवल A, लेवल B और लेवल C बनाया। स्कूल, नॉर्मल स्कूल के पैरेलल एक स्कूलिंग व्यवस्था है और उसमें यह है, लेवल A का मतलब है क्लास 3 के बराबर, लेवल B का मतलब है क्लास 5 के बराबर, लेवल C का मतलब है क्लास 8 के बराबर। एज प्रोपोर्शनेट एडमिशन होते हैं। कक्षा 10 तक कोई भी प्री रिक्विजिट्स नहीं होते। आप कक्षा 10वीं सीधे भी कर सकते हैं। अगर आप 14 साल की उम्र है तो आप कक्षा 10 में सीधे प्रवेश ले सकते हैं। आपकी पूर्व योग्यता की ज़रूरत नहीं। आप कितना पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप तीसरी पढ़े हैं, 5वीं पढ़े हैं, 7वीं पढ़े हैं, 9वीं पढ़े हैं, कहीं नहीं लिखा है कि आप 10वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आपको 9वीं पास होना चाहिए। पहली चीज़ तो मैं ये स्पष्ट कर दूँ। फिर भी होता यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे एक चरणबद्ध तरीके से पढ़ाई करनी है, तो मैं लेवल A, लेवल B, लेवल C और फिर कक्षा 10 के लिए भी जा सकता हूं। और अगर मेरी उम्र 14 साल है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार ये कहता है कि 10वीं में प्रवेश के समय बालक की कम से कम उम्र 14 साल होनी चाहिए।
NIOS में जो सुविधा है वो ये है कि कम से कम के ऊपर तो बंधन है, लेकिन अधिकतम उम्र में कोई बंधन नहीं। आप जितना भी चाहें, कितने भी साल के हों, मैं ऐसे 50 उदाहरण होंगे जहां 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र में भी। मैं हरियाणा के एक पुराने मंत्री हैं, वो तो 80 साल की उम्र में उन्होंने कक्षा 10वीं की और तिहाड़ जेल में रहते हुए की। इसलिए उम्र का कोई बंधन नहीं है। थोड़ी सी सुविधाएं दी हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, और वो ये है कि मैंने आपसे पहले शुरू में भी हम बात कर रहे थे, और वो ये थी कि बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें विद्यार्थी विद्यालय नहीं जा पाता है, और नहीं जा पाता है तो पढ़ाई का अवसर कैसे मिले उसको। इसी के ध्यान में रखते हुए NIOS का भारत में जो शुरुआत की गई थी, और वो पर्पस उद्देश्य यही था कि नहीं, हमने सबको शिक्षा का अधिकार देना है, वो उसकी परिस्थितियों के हिसाब से हम उसको कैसे शिक्षा का अवसर दे सकते हैं, ये हमें काम करना है। ये बात आप सही बोल रहे हैं कि जो NIOS है वो पत्राचार के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे रहा है। पत्राचार नहीं, पत्राचार पूर्व में उसको बोलते थे, लेकिन आजकल हम उसको बोलते हैं ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन मोड बोलते हैं, या ODL मोड बोलते हैं, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। उसके अंदर दो स्तर पर काम किया जाता है कि हम एक तो स्वाध्यायन सामग्री देंगे, उसकी किताबें नॉर्मल विद्यार्थी जो होते हैं, स्कूल में जाने वाले विद्यार्थी हैं, उनकी जैसी किताबें नहीं होती, क्योंकि उन किताबों को तो पढ़ाने के लिए टीचर की जरूरत है। जी बिल्कुल। यहाँ पर जो सामग्री होगी वो इस तरह की होगी कि जैसे टीचर पढ़ाते हुए जो बीच में दृष्टांत देते हुए बात को समझाता है, ऐसी पाठ्य सामग्री इस तरह से निर्माण की जाती है, इस तरह से तैयार की जाती है कि उसको शिक्षक की बिना भी वो पढ़ सकता है। तो स्वाध्यायन सामग्री होगी, और उसके बाद में भी देखिए, जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर 10%, 20%, 25% ऐसा हिस्सा होता है जो बालक को किसी हर एक के लिए अलग अलग होता है। मुझे ट्रिग्नोमेट्री अच्छी लगती है, ज्योमेट्री अच्छी नहीं लगती, ज्योमेट्री अच्छी लगती है, अलजेब्रा अच्छी नहीं लगती है, तो जो अच्छी नहीं लगती है वो समझ में कम आती है। तो ऐसा कोई भी हिस्सा किसी भी विषय में हो सकता है। उसके लिए हमने जो अध्ययन केंद्र बताए, जिस अध्ययन केंद्र के ऊपर उसका चॉइस मांगा है, उस अध्ययन केंद्र पर क्या होगा कि हम क्लासेस लगाते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम क्लास बोलते हैं। वो काउंसलिंग के माध्यम से कैसे इस स्टडी मटेरियल को यूज करना है, और आपको कोई प्रॉब्लम आती है क्या पठन पाठन के दौरान, तो वो सारी चीज़ों का समाधान करते हैं, जिसको हम एकेडमिक सपोर्ट की फॉर्म में बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसको पढ़ने में, सीखने में, समझने में जो भी दिक्कतें वो उसकी समय के साथ दूर हो जाए। जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे उनको ये एक सवाल ये उठ रहा होगा कि अगर वो 8वीं, पहली से 8वीं या 10वीं की पढ़ाई आपके पास करते हैं, उनको आप सर्टिफिकेट भी देते हैं, तो क्या उसका जो वैलिड है वो अन्य बोर्ड करते हैं? चूंकि ये बोर्ड देखिए CBSE है या ICSE है या कोई स्टेट का बोर्ड है, सभी को सरकार ने मान्यता देकर ऑथोराइज किया है। उसी तरह से NIOS का भी वही स्टेटस है। जानकारी के अभाव में लोग ये समझते हैं कि अरे साहब यहाँ पर तो ऐसा, स्कूल तो जाते नहीं है, क्या पढ़ाई करते होंगे, कैसे करते होंगे, क्या होता होगा। बिल्कुल बिना एकेडमिक स्टैंडर्ड को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए अगर आप NIOS का पाठ्यक्रम देखेंगे, NIOS की पुस्तकें देखेंगे, NIOS की अध्ययन सामग्री देखेंगे, तो वो आप किसी भी बोर्ड से कमतर किसी भी स्तर पे नहीं। रेदर जो पढ़ने वाले हैं, जो कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनका तो फीडबैक ये है, उनका ऑब्जर्वेशन ये है कि दीज आर द बेटर बुक्स। हम इन किताबों को पढ़ के हमारे को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी मिलती है। जहाँ तक परीक्षा का सवाल है, परीक्षाएं वही जो मापदंड जो CBSE के या स्टेट बोर्ड के हैं, उन्हीं मापदंडों के ऊपर परीक्षा का आयोजन किया जाता है। सिर्फ एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है। जहाँ तक मान्यता का प्रश्न है, आप तीसरी कर लीजिए, चौथी में एडमिशन मिलेगा, 5वीं कर लेंगे, 8वीं में एडमिशन, 6ठी में एडमिशन मिल जाएगा, 8वीं कर लेंगे, 9वीं में एडमिशन मिल जाएगा। अगर मान लीजिए किसी स्तर पर आज आपने NIOS से तीसरी, 5वीं, 8वीं या 10वीं, 12वीं किया है, और फिर आप एक पर्टिकुलर कक्षा करने के बाद आप कहते हैं नहीं मैं तो अब रेगुलर स्कूल जाना चाहता, तो कोई रुकावट नहीं है। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत ऐसे स्टेक होल्डर हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर कक्षा की, उसके बाद में अगली कक्षा जो है वो नॉर्मल स्कूल में, चूंकि उनकी परिस्थितियां हैं, वो जा सकते हैं तो वो जा रहे हैं। 10वीं करने के बाद 11वीं में जा सकते हैं, 12वीं करने के बाद कॉलेज में जाएंगे। आपको किसी भी स्तर पर इसमें मान्यता का कोई प्रश्न है ही नहीं। हाँ, कहीं कहीं जगह जो कन्फ्यूज़न होता है वो ये होता है कि यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी दी है, अब जैसे मान लीजिए विषय के चयन में थोड़ा सा वो दिया है। सामान्य जो स्कूल है उसके अंदर कहते हैं कि आपको हिंदी पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़ना है, ये 5 ही पढ़ेंगे।
इनके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ सकते, इनको पढ़ना ही होगा। यहाँ पर ये सुविधा है कि आप मैथ्स नहीं पढ़ना चाहते, बिना मैथ्स के 10वीं कर सकते हैं, बिना विज्ञान के 10वीं कर सकते हैं, बिना सोशल साइंस के 10वीं कर सकते हैं, और आप अपनी रुचि के सब्जेक्ट लीजिए। मैं सब्जेक्ट की अगर बात करूं, आपको ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट है, आपको इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, भारतीय संस्कृति और सभ्यता एक सब्जेक्ट है, होम साइंस सब्जेक्ट है, गृह विज्ञान पढ़ेंगे, जिनको म्यूजिक सब्जेक्ट है, आपको डाटा एंट्री ऑपरेशन सब्जेक्ट है। आपके पास इतने विषयों की स्वतंत्रता है, आप कोई भी 5 विषय लेके और पढ़ सकते हैं। और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो तो ये कह रही है कि अब 5 विषयों में से भी एक विषय जो है वो वोकेशनल का होना चाहिए। वोकेशनल का इसलिए ताकि बच्चे के अंदर 4 विषयों के साथ साथ एक स्किल भी उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि वो आने वाले समय में उस स्किल के भरोसे अपने आप को समाज में, अपने जीवन में प्रतिस्थापित कर सकता है। सर, एक बात आप जो पहले कर रहे थे, मैं उस पर एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप कह रहे थे कि अगर किसी की उम्र निकल गई है, उम्र निकलने का मेरा अभिप्राय ये है कि जैसे 10वीं के लिए जो न्यूनतम 14 वर्ष है उससे ज़्यादा हो गया है, उम्र निकल गई है, किन्हीं कारणों से वो पढ़ाई नहीं कर सका, अगर वह दोबारा पढ़ना चाहता है तो किस तरह वो आपके यहाँ दाखिला ले सकता है? क्योंकि वो रेगुलर में तो ले नहीं सकता है, क्योंकि उसकी उम्र 14 से ज़्यादा हो गई है, तो किस तरह वो दाखिला ले सकता है? उसके लिए आप क्या दस्तावेज मांगते हैं? देखिए, प्रवेश के लिए दस्तावेज ये है, एक तो हमें जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए, जो जन्म प्रमाण पत्र है, चाहे उसका जन्म प्रमाण पत्र जो पंजीयक के यहाँ से बनता है वो हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इसको क्या बोलते हैं, पासपोर्ट है, कोई भी ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जिसके अंदर उसकी दर्ज है। अगर वो किसी स्कूल में पढ़ा है, मान लीजिए 8वीं पढ़ा था, उस स्कूल के अंदर पढ़ा था, स्कूल के रिकॉर्ड में उसकी डेट ऑफ बर्थ, जन्मतिथि वर्णित है, उसकी जो टीसी होगी वो टीसी भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में मानी जाती। करना ऑनलाइन है, और डॉक्यूमेंट सिर्फ 10वीं में प्रवेश के लिए उसका 14 साल होना जरूरी है, इसलिए जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में दूसरा उसका है, अगर मान लीजिए वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, कैटेगरी का मतलब जहाँ कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं, परीक्षा में प्रवेश शुल्क में छूट मिलती है, तो छूट के लिए ये है कि वो उस कैटेगरी का है तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक उसका फोटो चाहिए, एक उसका सिग्नेचर चाहिए। ये तो हुआ जो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में। ऑनलाइन जब करेंगे ये सब चीज़ें स्कैन होकर अपलोड होंगी। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम अब चूंकि ऑनलाइन और डिजिटल वर्ल्ड में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए हर एक बच्चे के पास उसका एक ईमेल आईडी और एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए रनिंग। जैसे ही वो रजिस्टर करेगा उसके लिए एक वैलिड मोबाइल नंबर और एक वैलिड ईमेल आईडी मांगेंगे। दोनों पर जैसे ही हम ओटीपी आएंगे, ओटीपी आने के बाद वो ओटीपी डाल के फिर वो प्रक्रिया प्रारंभ होगी। उसका पर्पज़ एक ही है कि एनक्रिप्शन रहता है, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, उसका रिकॉर्ड जो है वो किसी उसमें कोई और एंटर नहीं कर सकता है। तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से उसको प्रवेश लेना। मूल्यांकन कैसे करते हैं, किस तरह वो पास करते हैं या किस तरह आप उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं? NIOS के अंदर जो मैं आपसे हम बात कर रहे थे, प्रवेश लेने के बाद उसका PCP क्लासेस होगा, उसका असाइनमेंट्स का वेटेज मिलेगा। कितने दिन क्लासेज होती है? ये 30 क्लासेस होती है 30 क्लासेज हर एक विषय की 30 एक, और ये उन्हीं अध्ययन केंद्रों में होती हैं। और अध्ययन केंद्र वही होते हैं जो किसी न किसी बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर टीचर्स वगैरह सब हैं, सब उसको एकेडमिक सपोर्ट के बाद में परीक्षाएं जो हैं होंगी। अब बच्चा जब रजिस्ट्रेशन करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड है। 5 साल में उसको हर एक बोर्ड में परीक्षा साल में 1 बार होती है, यहाँ पर 2 बार होती हैं, अप्रैल में भी होंगी, अक्टूबर में भी होंगी, और 2 बार परीक्षा होती है तो उसको परीक्षा के चांस डबल मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो सुविधा है वो ये है कि आप चाहें तो एक बार में 5 सब्जेक्ट दें या एक एक करके भी दे सकते हैं। एक बार जितनी आपकी इच्छा है, एक बार में 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों सब्जेक्ट दें तो भी कोई बात नहीं। पर यहाँ पर सुविधा ये रहेगी कि जितने सब्जेक्ट पास होंगे वो आपके खाते में जमा हो जाएंगे। और फॉर्मल स्कूल में क्या होता है कि 5 सब्जेक्ट देना है, एक सब्जेक्ट में फेल हुआ तो पूरक परीक्षा मानी जाएगी, 2 में फेल हुआ तो फेल है, फिर उसको दोबारा से सब तैयारी करनी। यहाँ पर ये सुविधा दी है नहीं, आप अगर 5 दिए, 1 या 2 या 3 या 4 जितने भी क्लियर हुए अब आपके खाते में जमा हो गए, और जो बचे हुए उनकी तैयारी करिए, उनको करिए। जब आप 5 विषय क्लियर कर लेते हैं उस समय आपको सर्टिफिकेशन हो जाता है। परीक्षा के अंदर कोई परेशानी नहीं आती है, साल में 2 बार परीक्षा होती है, एक एक करके दे सकते हैं, बहुत सहजता से पढ़ाई कर सकते हैं, और ये सभी वर्ग के लिए लागू है। मैं ये बहुत अच्छी बात आपने कही सर, कि उन लोगों के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कि जिन्होंने किसी कारण बस 14 बरस तक 10वीं नहीं की है और वो सीधे वो 10वीं की
करना चाहते हैं तो NIOS वो आ सकते हैं। बिल्कुल, NIOS में उनका स्वागत है। और NIOS के माध्यम से मैं आपकी जानकारी के लिए कि लगभग हर वर्ष 5 से 6 लाख विद्यार्थी इस तरह के एनरोल होते हैं कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए। और मैं जहां बात कर रहा हूं कि जब से बिहार आया हूं, मैं यहां पर पूरा बिहार प्रयास किया है कि हर हिस्से में पहुंचूं। जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि जीविका एक बिहार सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से दीदियों को, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण किया जा रहा है। और मुझे ये सौभाग्य मिला है कि जीविका की जो दीदियां हैं उनके लिए हम, उनकी शिक्षा के लिए NIOS उनके लिए काम कर रहा है। और उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको वो अपना काम करते हुए आर्थिक संबलीकरण उनका हुआ है, लेकिन अब उनका शैक्षिक जिसको कहते हैं संबलीकरण भी उनका प्रारंभ हो जाए। जो 8वीं पास नहीं है, 10वीं पास नहीं है, 12वीं पास नहीं है, उन सबको। और चूंकि ये संख्या बहुत बड़ी, हम जीविका दीदी के बारे में बात करेंगे सर। एक आपसे व्यक्तिगत सवाल ये है, व्यक्तिगत नहीं, क्योंकि आप बीकानेर से रहने वाले हैं और बीकानेर का हमने सुना कई चीज़ें बहुत फेमस है, जैसे वहाँ का रसगुल्ला, नमकीन, थोड़ा हमें बताएं बीकानेर के। और बीकानेर के रसगुल्ले फेमस हैं क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है। जब वहाँ के जो दूध की क्वालिटी मान लीजिए, वहाँ का जो प्रक्रिया बनाने की जो प्रक्रिया है, जो वहाँ का ड्राई क्लाइमेट है, उसके अंदर जो रसगुल्ले बनाए जाते हैं वो वास्तव में स्पंजी भी बहुत होते हैं और क्वालिटी वाइज, टेस्ट वाइज बहुत होते हैं। इसी तरह से बीकानेर की जो नमकीन है, वो नमकीन का भी वही है। वहाँ पर आपको सुन के थोड़ा आश्चर्य लगेगा कि जो हम जो बाल धोने की मिट्टी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी मिट्टी, जो एक मेट जिसको हम बोलते हैं, मुल्तानी मिट्टी, उसको भी उसका भी उपयोग होता है नमकीन बनाने में। ये सोच के बड़ा आश्चर्य लगता है, लेकिन मिट्टी नहीं मिलाते हैं, पर मिट्टी को पानी में घोल के उसका पानी जो होता है उसको इसके प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर क्रिस्पीनेस जो है वो अलग तरह की रहती है। तो वो जो टेस्ट है वो कहीं और बनाने, इवन बीकानेर के जो खुद बिजनेसमैन थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने बाहर दूसरे शहरों में जाके बनाया, लेकिन वो क्वालिटी उनको वहाँ नहीं बन पाई जो उस वातावरण में बन पाती है। आप सही बोल रहे हैं। पटना के भी कई जो बड़े बड़े दुकान है वो लिखे रहते हैं बीकानेर के प्रसिद्ध ये, तो पर वो बन के वहीं से आती हैं। एक दूसरी बात सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आप गुवाहाटी रहे हैं, पुणे रहे हैं, कई बड़े शहरों में रहने के बाद आप पटना आए हैं, कैसा लगा आपको पटना? जैसा सोचता था उससे बिल्कुल, जैसा सोचता था उससे बहुत अलग है। जो कहते थे अरे बिहार, पटना चले गए, बहुत गड़बड़ हो गया, पर यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सहजता से रह रहा हूँ और बहुत ही प्रेम भाव से। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई थ्रेट दिमाग में हो कि कोई अरे यार बिहार आ गए तो बहुत गड़बड़ हो गया। नहीं, आने से पहले बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन आने के बाद में बिल्कुल उलट पाया है। बहुत अच्छे लोग मिले हैं जिनके साथ भी संपर्क हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे अपने घर में है, कोई अलग परिस्थितियों में नहीं। बिहार शिक्षा की भूमि रही है, ये बिहार ने बहुत सारे विभूतियों को दिया है, राजेंद्र प्रसाद हों, पुराने शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है। और मैं अक्रॉस बिहार घूमा हूँ और मैं हर जगह लोगों से मिला हूँ। आज तीर्थ स्थल की बात करें, पर्यटन स्थल की बात करें, तो राजगीर से लेके और जिसको कहते हैं हम सीतामढ़ी से लेके, जहाँ सीता जी का जन्म है, जिसको हम कहते हैं, मैं बक्सर में भी गया हूँ, आरा में भी गया हूँ, सब जगह जहाँ पहुँच सकता था मैंने प्रयास किया है कि पहुँचे और लोगों से मिले। और यही आया है कि बाहर कैसे पता नहीं क्यों इमेज है, लेकिन ऐसा है नहीं। और मेरे बहुत कज़िन है, उन्होंने भी यहाँ से IIT NIT से जो है PhD भी किया है, MTech भी किया है, इसलिए वो कोई दिक्कत हमें लगती नहीं है। पर सुनने में और प्रत्यक्ष में बहुत फ़र्क है। हम पुनः अपने विषय पर लौटते हैं और जो आप बता रहे थे सर कि जीविका दीदी को आप किस तरह शैक्षणिक तौर पे उनके प्रगति में काम आ रहे हैं, उसके बारे में बताएं। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी संख्या है, जीविका दीदियों की संख्या है लगभग 1 करोड़, और उसमें से लगभग 30 से 40% ही ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं या 12वीं कर रखी है। तो अभी भी 50-60 लाख दीदियां हैं जो पूरे बिहार के अंदर हैं। हम ये चाहते हैं कि उनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सबको शिक्षा के लिए प्रेरित करें और उनको शिक्षा के लिए आगे बढ़ाएं। ठीक है, अब जहाँ तक NIOS की बात है, हम ये बात करते हैं कि साहब NIOS से पढ़ने में और फॉर्मल स्कूल में पढ़ने में क्या फ़र्क है और क्यों पढ़ें NIOS से। तो हम ये कहते हैं कि देखिए, पुराने महाभारत काल में अगर हम जाते हैं तो ये है कि अर्जुन ऐसा था जिसको गुरुजी मिल गए थे धनुर्विद्या सिखाने के लिए। एकलव्य ऐसा था जिसको गुरुजी ने कहा था कि तुमको हम नहीं सिखाएंगे, तुम हमारे आश्रम में नहीं रहोगे। उसने गुरुजी की प्रतिमा रख के और अपने पढ़े। NIOS के माध्यम से या ओपन डिस्टेंस एजुकेशन से जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो एकलव्य हैं,
और हम उन एकलव्यों के लिए काम कर रहे हैं जिनको फॉर्मल स्कूल का किसी भी परिस्थिति में नहीं मिला है, और वो बिना किसी संदेह के बड़े आराम से NIOS के माध्यम से अपनी स्कूली शिक्षा को न केवल पूरा कर सकते हैं बल्कि अपने आप को समाज में प्रस्थापित कर सकते हैं। कार्यक्रम के हम अंतिम पड़ाव पे पहुंच रहे हैं। मैं चाहूँगा सर कि आप NIOS के तरफ से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? NIOS का काम उन सब शिक्षा से वंचित जो भी किसी भी कारण से हैं उनके लिए NIOS के द्वार हमेशा खुले हैं। उनको जिस तरह का सपोर्ट चाहिएगा हम सपोर्ट देंगे, जिस तरह की सुविधा चाहिएगी सुविधा देंगे। पढ़ना आपको है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी क्या चाहिए, आप एक बार में परीक्षा नहीं दे सकते हम दे देंगे। आप एक जगह रह के नहीं पढ़ सकते, आप पढ़ते पढ़ते कहीं ट्रांसफ़र हो जाते हैं, काम कर लिए दूर चले जाते हैं, हम आपकी परीक्षा वहाँ करवा लेंगे। आप ऐसी परिस्थिति होगी, आपकी कोई ऐसी परिस्थिति होगी जिसमें आप परीक्षा नहीं दे सकते, 1 साल के गैप के बाद में दे दीजिएगा, 5 साल में कभी भी दीजिएगा। और अगर एक तो ऐसा भी केस आया है, हमने घर जाके परीक्षा ली, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं पहुंच पाया, हमने कहा कोई बात नहीं, आपके घर आके परीक्षा तो करवा देंगे, ऑन डिमांड आपकी डिमांड पर परीक्षा कर देंगे। आपको जो सुविधा चाहिए, जैसा विषय चाहिए, जैसा सपोर्ट चाहिए, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, जैसा आप चाहेंगे, वीडियो लेक्चर्स भी हमारे पास है, इंटरेक्टिव क्लासेस रूम, सब चीज़ें सुविधा है। आप एक बार NIOS की वेबसाइट को विजिट करिए nios.ac.in, उसके ऊपर सारी जानकारी मिल जाएगी। PM ई-विद्या चैनल पर NIOS की पढ़ाई हो सकती है। जो हमारे YouTube चैनल के ऊपर सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे। और मैं सभी से अपील भी करता हूं जो किसी भी माध्यम से किसी भी कारण से अपनी शिक्षा से वंचित रहे हैं, वो NIOS के माध्यम से अपने न केवल एजुकेशन कर सकते हैं बल्कि अपने आप को और बेहतर परिस्थितियों में ला सकते हैं। सर, आज आप कार्यक्रम के लिए समय निकाला, शरीक हुए और इतनी सारी बात की। बहुत सारे हमारे दर्शक आपने जो ज्ञान साझा किया है, जो जानकारी साझा किया है, उसका वो लाभ उठाएंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि वो NIOS ज़रूर जाएंगे या जो स्टडी सेंटर है उसका एक बार ज़रूर विजिट करेंगे। वो आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी होंगे उनको NIOS के स्टडी सेंटर पर जाएं या रीजनल सेंटर पर जाएंगे, सब तरह का सपोर्ट मिलेगा। इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद कि भविष्य में हम और इस तरह से दर्शकों के लिए बात करते रहेंगे। तो दर्शकों, हमें इंतज़ार रहता है आपके खतों का। वो इसलिए क्योंकि आप जो हमें खत भेजते हैं उससे हमारा हौसला बढ़ता है कि कार्यक्रम को और किस तरह बढ़िया बनाया जाए। तो इसके लिए आपको नोट करना होगा हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक दूरदर्शन, फ्रेजर रोड 80001।